जगह जगह जासूस बिछा रखे थे अपने। बांग्लादेश यूं थोड़ी बनता है यार कोई। आप अगला देश बना रहे हो, किसी का टुकड़ा तोड़ गया। हमारे पास सूचना थी, एक एक सूचना थी पाकिस्तान की। मतलब क्या जोरदार डिप्लोमेसी खेल के गए थे। श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट हमने खरीदे उस टाइम, कि श्रीलंका के एयरपोर्ट की सुरक्षा भारत करेगा। श्रीलंका को बापड़े को लगा कि सुरक्षा देने के लिए इंडिया आ रही है, तो इंडियन आर्मी डिप्लॉय की हमने। श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी। ये पहले किया हमने, एक समझौता श्रीलंका के साथ समझौता किया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। श्रीलंका छोटा देश है, उनको बापड़ों में सुरक्षा की आवश्यकता है, भेजो भाई तुम्हारी सीआरपीएफ भेजो। अपनी सीआरपीएफ वहां जाके लग गई, सुरक्षा करने लग गई। अब हमने दूसरा ऑर्डर 2-4 महीने बाद में निकाला कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत की सीमा के ऊपर से नहीं जा सकता। एयर रूट बंद किया हमने पाकिस्तान का। 71 वाला युद्ध होने वाला था, एयर रूट पूरा का पूरा बंद किया। तो यदि पाकिस्तान का एयर रूट बांग्लादेश वाला बंद कर देंगे तो पाकिस्तान का एयर रूट पड़ेगा, पाकिस्तान जाए श्रीलंका, श्रीलंका से जाए बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की आर्मी आती श्रीलंका, यहां से बाद में जाती बांग्लादेश। श्रीलंका के एयरपोर्ट की रखवाली कौन कर रहा है? एक एक सूचना थी कि कितने सैनिक गए, कितने आए, कौन से हथियार भेजे, कौन से हथियार नहीं भेजे। तो पूरे जासूस तक बिछा रखे थे वहां पे। और अब क्या बेहतरीन काम किया होगा उन जासूसों को। कई बार लगता है मां भारती के उन लालों को हम जानते ही नहीं है। एक जासूस अपना वहां पे नाई बना। पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक जो उन दिनों उनके परमाणु बम बना रहा था, उस परमाणु बम वाले के बाल काटने शुरू किए उसने, और वो बाल बाहर भेजता वो बाद में। उन बालों के बाद में जब चेक किया आपने बाकी जासूसों, तो पता चला इनमें रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका मतलब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है। उन्होंने यहां अपने सूचना दी कि साहब पाकिस्तान परमाणु की तैयारी कर रहा है। मरा अपना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन करके कहा कि हमें पता है तुम परमाणु बना रहे हो। तुम्हें कैसे पता? हमारे जासूस हैं तुम्हारे देश में। सारे जासूसों को पकड़ के मार दिया था। बड़े दुख होता है कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान-ए इम्तियाज। मामोसा लगते हैं तुम्हारे पाकिस्तान वाले, अपना भारत रत्न तुम्हें दे देंगे। मोरारजी देसाई वो आदमी जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान-ए इम्तियाज। किस बात का? क्यों दिया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान तुम्हें? और मिला उस आदमी को। उतना ही गंदा आदमी था इंद्र कुमार गुजराल। बड़े भाई हैं भारत। हम किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, जासूस वापस बुला लिए थे। वो मारे, उसके बाद हमने वापस डिप्लॉय किए, इसने वापस बुला लिए। इसलिए 1998 से लेके 2008-9 तक लगभग, या 14 तक ही मान लो आप, लगभग पाकिस्तान ने इतने बम विस्फोट करवाए भारत में जिसकी हद नहीं। आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं, सूचना ही नहीं मिल रही है आपको। वरना अपने जासूस एक एक बता रहे थे, साहब आज इधर से रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है। टोटल एक एक बात मिल रही थी। अब अपने पास कोई भी न्यूज ही नहीं थी। न्यूज नहीं थी तो मतलब 2000 से लेके 2010 के बीच तो यार ये हालत थी कि आदमी जब घर से बाहर निकलता तो लोग कह के जाता कि शाम को क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या पता कहां बम फट जाए वहां मर जाऊं। मंदिर में जा नहीं सकते, बम फट सकता है। ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बम फट सकता है। मस्जिद में नहीं जा सकते, बम फट सकता है। बाजार नहीं जा सकते, बम फट सकता है। जाना कहां है? वापस डिप्लॉय करने शुरू किए। इसलिए आजकल आप नहीं सुनते कि बम विस्फोट हो रहे हैं। हाँ, तो क्यों बुलवाए मेरे मुंह से ज्यादा बातें। मूर्ख था वो, किसी पार्टी का नहीं था, मूर्ख था, ढंग का आदमी एकदम, है ना। तो ऐसी बातें कर गए। तो ये कई चीजें बड़ी जोरदार है, तो ये रखने जरूरी है। तो श्रीलंका में जब तक लिट्टे था, श्रीलंका हमारे काबू था। नेपाल में जब तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे, नेपाल हमारे काबू था। भूटान, इन सबको हमने कहीं ना कहीं, किसी को टुकड़े फेंक के, किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को थप्पड़ मार के, सबको हमने तैयार कर रखा था कि हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। पर ऐसा होना चाहिए, विदेश नीति यही होनी चाहिए। मुझे अपनी विदेश नीति पर बड़ा गर्व होता है। यहाँ ठोक ठोक के रखो पड़ोसियों को। पड़ोसियों के साथ शांति बरतनी, काय शांति बरतनी चाहिए? पड़ोसियों के शांति बरतोगे, पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ठोको पकड़ पकड़ के, जो है सामने उसको। अब लो पढ़ते हैं राजस्थान जी के अपने। तो ये उतार लिया सब। अब लो, मैं, आप तो अपने नोट्स बाद में देख लेना, एक बार मैं पढ़ाता हूं। इधर देखो आप, ये पीपीटी पता नहीं कैसे लाना भूल गए। मैं चौहानों वाले से शुरू करवाता हूं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है चौहानों के बारे में, अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? देखो, राजस्थान वाले में एक बड़ी बात यह है कि आपको सब कोई आती है ना, थोड़ी बहुत ही आई पर पड़ी हुई है। देखो आप इधर बोर्ड पे देखो चीजें भाई। अब ना समस्या ये नहीं है कि आपको चीजें आती है कि नहीं आती, समस्या है कि उनको लिखना कैसे है ना। तो वो सुनो, तो आप, वो मैं वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। हाँ सर, वही बता दो आप। तो कोई पुड़िया थोड़ी है सबको पकड़ा के जाऊं एक एक यूं। इधर देखोगे तो एक सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत ये कहता है, अग्निकुंड वाला सिद्धांत कहता है कि कोई आबू पर्वत था
और आबू पर्वत पर एक ऋषि थे वशिष्ठ। कौन से ऋषि थे? और इन वशिष्ठ ऋषि ने किया एक दिन यज्ञ, और यज्ञ का जो अग्निकुंड था उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन सी 4 जातियां थी? चौहान, चालुक्य, परमार और, ये सिद्धांत देने वाला जो बंदा, उस बंदे का नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? क्या नाम है? चंद्र नहीं, चंद्र, चंद्रबरदाई। आज दिन तक आपने पढ़ा होगा चंद्रबरदाई, गलत है वो। इस आदमी का नाम चंद्रबरदाई है। क्या नाम है? तो चंद्रबरदाई अपनी एक बुक लिखता है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक लिखता है? और इस बुक के अंदर वो ये बात लिखता है। पर अब सुनो, बाकी की बात सुनो। समस्या ये है कि जब आप ये कहते हो कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी जिनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार है, ऐसा चंद्रबरदाई द्वारा अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर बताया। ये तो सिंपल है, ये तो सब लिख के आएंगे, अपने उसमें बाद में लिखना, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। आप अग्नि से आदमी कैसे पैदा कर सकते हो? और यदि अग्नि से आदमी पैदा होता है तो फिर फौजियों को मरवाने की आवश्यकता क्या है? फिर तो योगी आदित्यनाथ को बाबा चुनाव नहीं लड़ना, यज्ञ कर और आदमी पैदा कर इसमें से, और आदमी पैदा कर, फौज बना, फौज को कश्मीर भेज देंगे, वो लड़ती रहेगी और मर जाएंगे, मोर भेज देंगे। छींटे मार मार के आपको तो यज्ञ में से पैदा ही तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या था कि बौद्ध धर्म आने के बाद में भारत में कहीं ना कहीं अहिंसा बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? अपने यहाँ के जो लोग थे, राजा महाराजा, तो लड़ने क्या हो गए थे? कम हो गए थे। अहिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा थी, हिंसा की प्रवृत्ति क्या हो गई थी? कम। कई साल तक चलता रहा। अचानक 8वीं शताब्दी के आसपास या 7वीं शताब्दी के अंदर ही मुस्लिम अटैक होने शुरू होते हैं। अरबी आक्रमण। कौन से आक्रमण होने शुरू होते हैं? अरबों के आक्रमण होने शुरू होते हैं। अरबों के जब आक्रमण हो रहे थे तो वो एक नई संस्कृति थी, एक नई कल्चर थी। क्या भारत में पहले युद्ध नहीं होते थे? हिंदू राजाओं के बीच युद्ध नहीं होते थे? होते थे। तो क्या पहले कोई भी जोहर हुआ है? जोहर मुस्लिम राजाओं के आने के बाद में क्यों होने शुरू हुए? क्योंकि उनकी कल्चर अलग थी। पहले यदि कोई राजा युद्ध हार भी जाता था तो जीता हुआ राजा चला जाता उसे टैक्स लेके, और लुगाई टाबरों को कुछ ही नहीं कहा करते थे। अब समस्या यह थी कि जैसे राजा हारेगा, जीता हुआ राजा उसके लुगाई टाबरों को उठा के लेके जाएगा सबसे पहले। तो किसी महिला को लगता था यार मैं किसी दूसरे आदमी के साथ जाऊं, इससे अच्छा तो आग में कूदूं। तो समस्या यह थी कि कल्चरल डिफरेंस था पूरी तरीके से। उन लोगों की कल्चर अलग थी, यहां के लोगों की कल्चर अलग थी। एक ऋषि किन्हीं 4 राजाओं को बिठा के ये समझा रहा है कि इस अहिंसा में कुछ भी नहीं पड़ा है। लड़ो, लड़ोगे तब संस्कृति को बचा पाओगे, लड़ोगे तब मंदिर बचेंगे, लड़ोगे तब यज्ञ बचेंगे, लड़ोगे तब तुम्हारे देवता बचेंगे, लड़ोगे तब तुम्हारी महिलाएं बचेगी, लड़ोगे तब तुम्हारे कोई पूर्वज बचेंगे। डांगर ना घिरे दकाल्यांचे लाठ्या खेत रुखाली जाए। पशु धमकाने से खेत से बाहर नहीं निकले तो किसान लठ लेके पीछे दौड़ता है। पहले किसान लठ नहीं लेता, दूर बैठा रहता, दूर से करता, दूर रहे, दूर से बैठा बैठा उधर से करता रहता है, आवाजों से निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकले तब वो कहता लठ ला रहे, पशु बाहर ही नहीं डाल रहे हैं, तो दकालने से नहीं निकले तो अब आपको लठ उठाने पड़ेंगे। तो कोई एक ऋषि है जो किन्हीं 4 लोगों को, अब वो 4 लोग कौन? तो इतिहासकार कहते हैं या तो पुराने राजा है जो हिंसा विंसा करना कम कर दिए हैं, तो एक ऋषि उनको समझा रहा है कि तुम करो। ऋषियों का काम यही तो था, समाज को दिशा निर्देश देना, तो एक समाज को दिशा निर्देश दे रहा है। या हो सकता है कोई 4 जनजातियां रही हो, या समाज के कोई 4 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी लाए हो और उनको कहा कि तुम लड़ोगे तो हम, हमारी रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सोचते हैं। उन 4 लोगों के नाम क्या थे? चौहान, चालुक्य, परमार और। जब आप ये कहते हो कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यज्ञ के दौरान हुई थी। यज्ञ भारत में सफलताओं के लिए किए जाते हैं। यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? एक ऋषि उन 4 आदमियों को बिठा के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि देखो अब तो यज्ञ कर दिया, और यज्ञ कर दिया ना तो भगवान राजी है, अब तुम लड़ोगे ना तो अब की बार नहीं हारोगे, जाओ तुम तो लड़ने के लिए। आज भी आप पढ़ते हो कि भारत का वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, इंदौर में बजरंग दल के सदस्यों ने यज्ञ करके भारत की जीत की कामना की। आज भी गांव के अंदर जब बरसात नहीं होती है तो यज्ञ करते हैं, इंद्र भगवान राजी होंगे। तो यज्ञ सफलताओं के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? और अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर है। अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में किसकी काम करता है? मीडिएटर का। इसलिए वो ऋषि कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, भगवान खुद आशीर्वाद देंगे तुम्हें। ये जो अग्नि देवता है जो अग्निकुंड जलाए, ये अग्नि देवता अभी ऊपर जाके भगवान को बताएंगे कि नीचे 4 योद्धा बैठे हैं, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। वो लड़ेंगे जाके संस्कृति की रक्षा के लिए। ये भगवान अपना तमाम आशीर्वाद, अपने तमाम गुण इन लोगों को दे दो। तो हम अग्नि देवता के माध्यम से अपनी कामनाएं भगवान से किया करते थे, क्योंकि अग्नि देवता हमारे तथा भगवान के बीच में किसका काम करता है?
किसका काम करता है? इसीलिए शादी में फेरे अग्नि के चारों तरफ लेते हो, वरना तो बीच में पानी की बाल्टी रख के 4 चक्कर काट लो। है भाई, आपने अग्नि क्यों जलाई? क्योंकि अग्नि आपके तथा बाकी देवताओं के बीच में किसका काम करता है? मीडिएटर। किसका काम करता है? मीडिएटर का काम करता है। इसीलिए जब आप मंगलवार को बालाजी का प्रसाद चढ़ाते हो तो आप धूपिये पे रखते हो। धूपिया समझते हो? मम्मी धूपिया लेके आती है, वो रखती है, और बाद में उसके ऊपर रखती है, बाकायदा चूरमा बनाती है तो चूरमे पे रखती है कि हे अग्नि देवता, बालाजी को जाके प्रसाद दे देना। क्योंकि बालाजी के अपने बीच में मीडिएटर कोई है तो वो है। और कभी देखना, वो अग्नि भी देवता है खुद, वो केवल मीडिएटर नहीं है, वो देवता है, इसलिए सम्मान पूर्वक दिया जाए उसके भी। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी दूर से यूं चूरमे की गोली बना के कहती है हे आ रहा है, नहीं करती ना, बाकायदा यूं हाथ के हाथ लगा के सम्मान पूर्वक उसके ऊपर रखती है। क्यों? क्योंकि अग्नि खुद भी क्या है? तो इसके नीचे एक सिंपल लाइन लिखना कि अग्निकुंड का सिद्धांत आज के वैज्ञानिक दौर में मान्य नहीं है। संभवतः ऐसे लोग जो अब हिंसा करना छोड़ चुके, ऐसे क्षत्रिय जो अहिंसक हो गए थे, उन्हें आक्रमण के लिए सचेत किया गया होगा, या कोई जनजातियों के लोग रहे होंगे जिन्हें आक्रमणों के लिए क्या किया गया? सचेत किया होगा। अग्नि चेतावनी का प्रतीक है। अग्नि किसका प्रतीक है? पहले गांव में आक्रमण हो जाता, पास के गांव वालों को बुलाना है तो इस गांव में आग लगाते, आग की लपटें ऊंची जाएगी, पास वालों को पता चलेगा खतरा है, इसलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। अग्नि का रंग है वो, जैसा अग्नि का रंग है, अग्नि को देख के खतरे का पता चलता है तो वहां जाया जाए, तो अग्नि चेतावनी का प्रतीक है। तो अग्नि कुंड यहां पर चेतावनी बता रहा है। चेतावनी किसकी? उन अरबी आक्रमणों की। है बात समझ में? तो पूरा वो सिद्धांत आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सिद्धांत लिखने के बाद जब आप लिख दो, नहीं देखना नोट्स, इधर मेरी तरफ भी देखो आप, मैं ज्यादा हैंडसम हूं यार, इधर नोट्स में क्या पड़ा तो, हाँ मतलब मेरे होते हैं तुम्हारे नोट्स में ध्यान कैसे जा सकता है? इधर देखो, अपने हीरो इधर है। तो नीचे नीचे लाइन लिखनी है कि भाई प्राचीन क्षत्रिय, बौद्ध क्षत्रिय अथवा जनजातीय के लोगों को चेतावनी देने के लिए ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, और यज्ञ के माध्यम से उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। भाई बात समझ में? उससे क्या पढ़ने वाले को ये लगता है कि तुम साइंटिफिक बंदे हो। जब कोई आपका आंसर पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, फिर ये बात तो मूर्ख ही करता ना कोई, कि अग्नि में से 4 आदमी हमारे तो उत्पन्न कर दिए थे। तुम पढ़े लिखे हो यार, तुम सिविल सर्वेंट बनोगे, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए ना कि अग्नि में से आदमी पैदा नहीं होता है। तो फिर ये क्यों कहा गया है? तो ये मैंने कल आपको बात बताई थी कि चीजें सांकेतिक रूप में होती है, और अपनी ज्यादातर किताबें सांकेतिक रूप में है। पुरानी किताबों में सांकेतिक रूप में खूब सारी बातें की हुई है। अब वो तो आप सिंपल सा उदाहरण है ना, कि महिलाओं की सुंदरता का जब वर्णन किया जाता है, कितने सारे संकेत है, वैसा प्रैक्टिकली होता है क्या? मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कहते हैं उसकी चाल हिरणी जैसी है। मुझको कुड़ांचे मार मार के कौन चलती है भाई? कौन सी लड़की यूं यहां से वाह, वहां से वाह, पर आज भी अच्छी चाल की हिरणी जैसी चाल है? अरे नहीं होती है। गांव में अभी भी मम्मी नहीं आपस में बात करती है कि भाई को लड़की देख के और देखे, तुम्हें बात करती है तो मम्मी को भैया बा बहुत सुनी है, तो भाई कैसे सुंदर कैसे, तो भाई महिला बात करती है इतनी मोटी आंखें, तो मम्मी कई बार कहता हूं मम्मी थोड़ी कम कर, हेडलाइट थोड़ी है अगले की, पर है आप कहते हो जब बड़ी आंखें, तो बड़ी आंखें तो बड़ी बड़ी आंखें, अरे अरे इतनी नहीं है, इतनी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती। संकेत होते हैं यार अपने आप में। आप बड़ी आंखों को सुंदर मानते हो तो फिर आप बड़ी थोड़ी ज्यादा ही कर देते हो, तो वो बात है। तो ये संकेत है केवल और केवल। आई बात समझ में?